गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसकी आज है चौथी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संघ और उसके राज क्षेत्रों के बारे में। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र या यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर दोस्तों अपने देश के दोनों नामों का उल्लेख मिलता है और यह इसलिए क्योंकि संविधान सभा में कुछ लोगों का मत था कि अपने देश का पारंपरिक नाम भारत होना चाहिए और कुछ लोगों का मत था कि अपने देश का नाम एक मॉडर्न नेम जो कि इंडिया है वो होना चाहिए। तो उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए यहां पर दोनों नामों का उल्लेख कर दिया गया। फिर यहां पर संघ से आप लोग यह समझिएगा कि पहली बात कि भारत राज्यों के बीच समझौते से नहीं बना और यह एक ऐसा संघ या यूनियन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरी बात संघ से आप लोग यह समझिएगा कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आशा करते हैं अनुच्छेद 1 आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 2 और इसमें कहा गया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का संघ में प्रवेश या गठन कर सकती है। और ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि भारतीय संघ में शामिल नहीं है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का संघ में प्रवेश या गठन कर सकती है। तो ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हैं, उनके प्रवेश या गठन से संबंधित बातों को बताया गया है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नाम में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान। और ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि भारतीय संघ में शामिल राज्य हैं, उनकी बात अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हो रही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संघ में जो राज्य शामिल हैं उन राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्रों और सीमाओं या नाम में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान है वो किया गया है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। फिर इसके बाद आप लोग दोस्तों यहीं पर ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश होगा वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद में सिर्फ पेश किया जाता है और राष्ट्रपति उस अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को संबंधित राज्य के विधानमंडल में भी भेजते हैं। वहां पर दोस्तों जो मुख्यमंत्री होगा वो अपना सहमति या अपना जो मत होगा वो राष्ट्रपति महोदय को बताएगा। तो राष्ट्रपति महोदय उसके जो मत है उस संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री का उस पर विचार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 4। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 4 है वह संसद को
नए राज्यों को बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों को बदलने का अधिकार देती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 संसद को नए राज्यों को बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों के बदलने का अधिकार देती है। फिर इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कुछ भी कानून बनाए उसे सिर्फ साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। यह भी प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किया गया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव कैसे हुआ। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा देशी रियासतों का एकीकरण या इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो आजादी के समय दोस्तों भारत में दो पॉलिटिकल श्रेणियां या राजनीतिक श्रेणियां थी। एक हो गया ब्रिटिश प्रांत और दूसरा हो गया देशी रियासतें। तो जो ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश प्रोविंस था वहां पर दोस्तों कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और जो देशी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पर शासन था दोस्तों राजा का, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थे वो राजा। और इन देशी रियासतों की संख्या थी दोस्तों कुल 552, जिसमें 549 जो देशी रियासतें थी वो दोस्तों भारत में शामिल हो गई, और जो 3 देशी रियासतें थी जो कि हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने भारतीय संघ को ज्वाइन नहीं किया। फिर इसके बाद जूनागढ़ को दोस्तों जो कि पड़ता है सौराष्ट्र में, वहां का नवाब था महावत खां। ये चाहता था दोस्तों कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन क्योंकि वहां पर हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 80% से ज़्यादा, इसलिए 1948 में वहां पर जनमत संग्रह किया गया और उस आधार पर जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हैदराबाद, जहां का निजाम था उस्मान अली खान, और ये भी दोस्तों भारत में शामिल नहीं होना चाहता था और ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। तो भारतीय सेना ने दोस्तों 13 सितंबर 1948 को वहां पर ऑपरेशन पोलो शुरू किया और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कश्मीर, और कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह, और कश्मीर का विलय हुआ दोस्तों भारत में एक विलय पत्र के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को। इसके बाद आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा गोवा या दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय दोस्तों भारतीय संघ में हुआ ऑपरेशन विजय के माध्यम से दिसंबर 1961 में। इसके पहले दोस्तों गोवा, दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोस्तों पुर्तगालियों के अधीन थे या कब्जे में थे। तो वहां पर शुरू किया गया ऑपरेशन विजय और इसके माध्यम से दिसंबर 1961 में इन सभी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर लिया गया। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें भाग ए में थे दोस्तों 9 राज्य, भाग बी में भी थे 9 राज्य, और भाग सी में थे कुल 10 राज्य, और भाग डी में था सिर्फ 1 जो कि है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार से इन चारों पार्टों में कुल राज्यों की संख्या हो गई थी दोस्तों 29 1950 में। फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग एवं 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये जो राज्यों का बंटवारा था दोस्तों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में, इसको समाप्त करके भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी या 6
केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो भारत में राज्यों का बंटवारा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसको समाप्त कर दिया गया और इसके आधार पर भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। इसके बाद आप लोग देखिए भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन कैसे हुआ। तो भारत में दोस्तों उस समय भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। तो भारत सरकार ने इस पर विचार के लिए सबसे पहले बनाया धर आयोग, जिसके चेयरमैन थे या जिसके अध्यक्ष थे एस के धर जी। और इस धर आयोग का सेटअप या गठन हुआ दोस्तों जून 1948 में और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में। और धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि नए राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा, न कि भाषा के आधार पर। फिर इसके बाद दोस्तों बनाया गया जेवीपी समिति, जिसका गठन हुआ 1948 में। और इस जेवीपी समिति में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में। और इस समिति के रिपोर्ट में भी यह कहा गया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। फिर इसके बाद दोस्तों तेलुगु भाषा के विरोधी एक थे कांग्रेसी नेता जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु। उन्होंने भूख हड़ताल की और उनकी भूख हड़ताल दोस्तों 56 दिनों तक चलती रही और 56 दिनों के बाद पोटी श्रीरामुलु जी की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद दोस्तों तुरंत बनाया गया आंध्रा अधिनियम 1953, जिसके द्वारा मद्रास के कुछ हिस्से को काटकर दोस्तों आंध्र प्रदेश बना दिया गया 1953 में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बना दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका गठन हुआ 1953 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष थे फजल अली। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा दोस्तों 1960 में बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला हो गया गुजरात राज्य, जो कि बना गुजराती भाषा के आधार पर, और दूसरा हो गया महाराष्ट्र, जो कि बना मराठी भाषा के आधार पर। इसके बाद दोस्तों आप लोग भारत के कुछ और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब हुआ उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों कि 7वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 और राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर दोस्तों भारत में बने सबसे पहले 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। फिर उसके बाद 1953 में मद्रास के कुछ भाग को काटकर बना दिया गया आंध्र प्रदेश। फिर 1960 में दोस्तों बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गया गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर और एक हो गया महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर। फिर इसके बाद दोस्तों दादर नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा।
फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा, गोवा और दमन द्वीप को दोस्तों यूनियन टेरिटरी बनाया गया 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गोवा को दोस्तों पूर्ण राज्य एवं स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया 1987 में। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पुदुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। और नागालैंड को दोस्तों भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया 1963 में, और नागालैंड को स्पेशल स्टेट्स या विशेष राज्य का दर्जा मिला या प्राप्त हुआ 1969 में। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, हरियाणा राज्य का गठन हुआ दोस्तों 1966 में, पंजाब राज्य का गठन हुआ 1966 में, और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1971 में एक स्पेशल स्टेट्स के साथ, या हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1971 में। फिर आगे आपको ध्यान में रखना है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों राज्यों का गठन हुआ दोस्तों 1972 में एक विशेष राज्य के दर्जे के साथ। फिर आगे है सिक्किम, और सिक्किम राज्य का गठन हुआ दोस्तों एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य के साथ 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। फिर आगे है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों राज्यों का गठन हुआ दोस्तों एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के साथ 1987 में। फिर आगे हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों राज्यों का गठन हुआ दोस्तों सन 2000 में। और लास्ट राज्य बना दोस्तों तेलंगाना, जो कि बना 2014 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों अलग करके बना दिया गया यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। इसके पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में थे दोस्तों। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर 26 जनवरी 2020 को दोस्तों दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया। तो 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।